दोस्तों, रात के करीबन 1 बजे का उस समय होता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग जो थे वो पूरी तरह से नींद के आगोश में थे। सभी लोग अपने अपने घर में दुबके हुए सो रहे थे कि अचानक से नीलम के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। नीलम जो थी वो उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी। जब वो अपने दरवाजे की ठक ठक की आवाज सुनाई देती है तो वो चौंक करके उठ जाती है। जल्दी से उठती है और अपने सर पर पल्लू रखती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इतनी रात को उसके दरवाजे पर इस वक्त कौन आ गया है। क्योंकि नीलम का पति जो था वो बाहर दूसरी जगह पर कंपनी में काम किया करता था, तो वो कभी महीने 2 महीने के बाद ही आता था। और इधर रात के 1 बजे उसके दरवाजे पर आखिर कौन आया था। उसने सोचा कि उसकी जेठानी हो सकती है, लेकिन वो भी इस वक्त मायके गई हुई थी। अब वो इसी कश्मकश में थी कि उसने पूछा कि बाहर दरवाजे पर कौन है जो दरवाजा नॉक कर रहा है। तो अब उसके जेठ की उसे आवाज सुनाई देती है कि नीलम दरवाजा खोलो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नीलम जो थी वो एकदम से दरवाजे पर आती है और दरवाजे की कुंडी खुलती है। दरवाजे की जब कुंडी खुली तो अब उसका जो जेठ होता है वो दिनेश वो अंदर आ जाता है। अंदर आकर के वो कहने लगता है कि बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो जरा मुझे प्लीज पानी दे दो। नीलम सोच में पड़ गई कि अगर जेठ जी के सर में दर्द था भी था और उन्हें पानी भी चाहिए था तो पानी तो बाहर ही रखा था, तो फिर वो आखिर मेरे पास क्यों आए। बहरहाल वो अपनी इस ख्याल को झटक देती है और पानी लेने के लिए वो चली जाती है। पानी लेकर आती है तो अब दिनेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि बहू, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, दवाई से बहुत देर में आराम होगा, तो तुम मेरा सर दबा दो। नीलम जो थी वो ना चाहते हुए भी अपनी जेठ के पास बैठ जाती है और अपने पल्लू से वो अपना चेहरा ढक लेती है और फिर कहती है कि जेठ जी, रात बहुत हो चुकी है, आपने दवाई खा ली है तो इस दवाई से आपको आराम हो जाएगा, आप जो है वो चले जाइए। लेकिन जेठ तो आज कुछ और ही सोच कर आया था, वो कुछ और ही ठान करके आया था। अब रात को नीलम के साथ क्या होता है, एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उस रात क्या करता है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, बड़े भाई और छोटे भाई जो थी वो देवरानी और जेठानी होती है और बड़े भाई की पत्नी को छोटा भाई जो है वो माँ के समान मानता है, वो भाभी माँ उसे कहता है। तो छोटे भाई की पत्नी भी बड़े भाई के लिए उसकी बहू और बेटी के ही समान होती है। लेकिन लोग रिश्तों को अहमियत देना कहीं कहीं भूल जाते हैं। आज के दौर में पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है कि बस एक ऐसी चीज होती है कि किसी भी खूबसूरत चीज लड़की को अगर देख लेते हैं कुछ लोग तो बस वो उसके साथ गलत करने के बारे में सोच लेते हैं। ऐसा ही उसका जेठ भी था और दिनेश के मन में भी यही चल रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई के लिए उसकी शादी करने के लिए जब उसने नीलम को पसंद किया था, क्योंकि नीलम वाकई में एक बहुत खूबसूरत, लंबी चौड़ी और बहुत ही गोरी चिट्टी रंग की और गहरी आंख वाली, पतली नाक जो थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाल जो थे वो इतने लंबे थे कि उसके कमर से नीचे तक जा रहे थे। बस वो एक ऐसी लड़की थी कि जिसे जैसे कि किसी ने कोई मूर्त सजा दी हो, किसी ने अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया हो और उसमें मानो उसमें किसी ने जान डाल दी। ऐसी ही खूबसूरत लड़की थी नीलम, जो कि खुद दिनेश ने पसंद की थी अपने छोटे भाई के लिए और फिर उसके बाद उसकी शादी भी उसे करवाई दी। लेकिन उसकी शादी करवाने का अपने भाई के साथ उसकी मंशा कुछ और ही थी, क्योंकि नीलम के ऊपर उसकी भी नीयत खराब हो गई थी। तो दोस्तों, आज इसी कहानी में आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी सुनाने, आगे दिनेश क्या करता है और क्या हालात होते हैं और फिर छोटे भाई की पत्नी के साथ आखिर वो क्या करता है, ये तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। लेकिन आगे जो है दोस्तों, इसे और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा हैरत अंगेज होने वाला है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपने जो भी हमारे वीडियोस पास कमेंट किया है, मैं उन सभी दोस्तों का आज नाम लूंगी, तो अंत तक, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिनेश दोस्तों और राजेश जो होते हैं, ये 2 छोटे बड़े भाई थे। माँ बाप इस वक्त में जब राजेश की शादी हुई थी, दिनेश ने राजेश की शादी कराई थी, अब उनके माँ बाप इस दुनिया में थे नहीं, क्योंकि बहुत पहले लगभग 10 साल हो चुके थे माँ बाप को गुजरे हुए। दिनेश उस वक्त में 22 साल की उम्र रही होगी। घर की खेती किसानी की जमीन लगभग 15-16 बीघा उनके पास जमीन होती है। दिनेश और राजेश का बाप जो था वो खेती किसानी करता है, वो एक किसान होता है और उसी खेती किसानी में उसने अपने दोनों बेटों की परवरिश की थी। उसने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा ऐसा काबिल इंसान बना दिया था। बड़ा भले ही वो अपने बेटों को बहुत बड़ा अधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन दिनेश जो था उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से वो 12वीं तक ही पढ़ाई कर पाया और फिर पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर अपने पिता के साथ वो खेती किसानी में ही लग जाता था। वो कहता था कि पापा, आप हमेशा थोड़े ही न रहेंगे, एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है। हमारे 15-16 बीघा जो है ये कम नहीं है, इसको आखिर कौन संभालेगा। छोटा भाई पढ़ लिख लेगा तो उसी को मैं एक अच्छा अधिकारी ऑफिसर बना दूंगा, या जो भी वो बनना चाहे वही बनाऊंगा। लेकिन मैं आपके बाद खेती किसानी का ही काम करना चाहता हूँ और मुझे यही काम करना पसंद है।
उसका बाप भी कहता था कि ठीक है बेटा, जब अगर तेरी ही मर्जी है तो आखिर इसे भी तो संभालने वाला कोई चाहिए है, और इसीलिए वो बाप के साथ खेती किसानी करने लगे था। अब जब उसकी 22 साल की उम्र हो गई तो उसके बाप ने उसकी शादी मंजू नाम की लड़की से करा दी। शादी जब हुई तो मंजू को देख करके दिनेश जो था वो खुश नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मंजू एक सांवले रंग की सीधी सादी घरेलू लड़की थी, जबकि दिनेश को एक चंचल हसीन खूबसूरत लड़की चाहिए होती थी। लेकिन क्या करता, वो अपने बाप के फैसले के आगे मजबूर हो जाता है। उसके माँ बाप ने जो उसके लिए फैसला किया था, जो उसके लिए लड़की चुनी थी, वो उसी को उसने एक्सेप्ट करना पड़ा था। ये कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं ये भी उसकी किस्मत थी। किस्मत तो शायद कुछ और भी होती, लेकिन उसने दिल से कभी मंजू को एक्सेप्ट ही नहीं किया। यूं तो उसके साथ वो पति पत्नी वाले सारे रिश्ते निभा रहा था, लेकिन कभी दिल से उसके साथ नहीं रहा। वजह यह थी कि उसे बेहद खूबसूरत लड़की चाहिए थी और मंजू एक नॉर्मल सांवले रंग की लड़की थी। और इसी तरह से चलते चलते अब उसके बाप का देहांत हो जाता है। कुछ समय और गुजरा तो माँ का भी देहांत हो जाता है। छोटा भाई राजेश जो था वो इस वक्त पढ़ाई कर रहा था और उसने ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया था। ग्रेजुएट पूरा होने के बाद उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ही शुरू कर दी थी और अच्छी खासी उसे नौकरी भी मिल गई थी। घर से दूर रहता था, लगभग वो इतनी दूर रहता था कि वो घर पर रोज नहीं आ पाता था, और इसीलिए अब वहीं पर उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और कंपनी में वहीं पर रुककर वो जॉब करने लगा था। कभी हफ्ते 10-15 दिन में वो घर आ भी जाया करता था। इधर दिनेश खेती किसानी में खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। अब उसको शराब की भी इसी बीच लग जाती है, वो शराब पीने लगा था। अब हर वक्त वो बस इसी सोच में रहता था, क्योंकि पत्नी के साथ वो कभी दिल से रिश्ता निभाता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था। यूं तो उसके 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन वो पत्नी के साथ वैसा लगाव नहीं रखता था। अब वो शराब पीने लगा था। अब जब उसकी छोटा भाई सेट हो जाता है, उसकी जॉब भी लग जाती है, तो अब दिनेश को अपने छोटे भाई के लिए उसकी शादी की फिक्र होने लगती है। आस पड़ोस के लोगों ने भी, रिश्तेदारों ने भी जोर दिया कि दिनेश तुम अब अपने छोटे भाई की शादी कर दो, क्योंकि अब उसके पिता भी तुम ही हो, बड़े भाई भी तुम ही हो, तुम्हारे ही कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है और सारे घर की जमीन भी तुम ही संभाल रहे हो। तुम्हारे जमीन में तुम्हारे छोटे भाई का भी हिस्सा है, इसीलिए अब तुम्हारा जो फर्ज बनता है अपने छोटे भाई की शादी कराना का, उस फर्ज को तुम अब अदा कर दो। दिनेश जो था वो अब राजेश के लिए लड़की की तलाश करने लगता है और पास ही के गांव में एक पढ़ी लिखी सुंदर सी नीलम जो लड़की होती है वो नजर आ जाती है। कोई बताता है कि फला गांव में एक लड़की है ऐसे ऐसे। जब नीलम को वो जा करके देखता है तो पहली ही नजर में नीलम उसे काफी भा गई थी, कि वाकई में उसे लग रहा था कि लड़की हो तो शादी के लिए ऐसी ही होनी चाहिए। अब उसने अपने भाई के लिए नीलम को पसंद कर लिया था। नीलम के घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जो राजेश था वो काफी अच्छी खासी सैलरी पर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा कमाता था। घर की जमीन में भी उसे 8 बीघे उसके हिस्से में आ रही थी। घर भी उनका अच्छा खासा बना हुआ था, इसीलिए कोई भी अपनी लड़की को देने के लिए उनको इनकार कर ही नहीं सकता था। अब नीलम के माता पिता भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है जी, हम राजेश के साथ अपनी बेटी को ब्याहने के लिए तैयार हैं। वक्त तय हो जाता है, तारीख रखी जाती है, मुहूर्त निकाला जाता है और फिर तयशुदा वक्त पर राजेश की नीलम के साथ शादी करवा दी जाती है। जब नीलम को राजेश शादी की पहली रात पर देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, वो तो बस उसे निहारता ही रह जाता है। उसे कुछ देर जब उसे घूरता हुआ देखता रहा तो नीलम जो है वो शर्माते हुए कहती है कि क्या कभी तुमने पहले कभी लड़की नहीं देखी, क्या आज पहली बार ऐसे लड़की देख रहे हो? राजेश कह रहे हो कि लड़की मैडम मैंने बहुत देखी है, मुझे लड़कियों को घूरने का वैसे भी शौक नहीं, मुझे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, सुबह काम पर जाना और रात को वापस आना, इतना वक्त ही कहाँ मिलता है कि लड़कियों को मैं देखूं, और अगर देखी भी है तो फिर आप जैसी नहीं देखी। आप जैसी सुंदर सुशील लड़की मेरी जिंदगी में पत्नी बनकर के आई है, मैं अपने भैया का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे लिए मेरी उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़कर, मेरे सपनों से ज्यादा हसीन मेरी रानी दिलाई है। तुम मेरी सपनों की रानी हो, तुम तो बिल्कुल ही गुड़िया जैसी दिखती हो, जैसे कि किसी ने मूर्त बना दी है, किसी कारीगर ने, और अपना कला का नमूना दिखाया है। तुम्हारे अंदर मानो कोई जान डाली गई है, तुम एक मूर्त की तरह हो। अपनी इतनी तारीफ सुनकर नीलम शर्मा जाती है और फिर बड़ी हंसी खुशी वो रात जो है वो उन दोनों के बीच में, राजेश और नीलम के बीच में वो रात गुजरती है। सुबह होती है तो नीलम के सर पर पल्लू होता है। वो पढ़ी लिखी जरूर थी, आज के जमाने की एक लड़की भी थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके माँ बाप ने, उसके माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए थे जो वाकई काबिले तारीफ थे। इसीलिए घर में उसने जो एक पतिव्रता औरत होती है, जो हाउस वाइफ होती है, उसी तरह से उसने घर को संभालना शुरू कर दिया। अपने जेठ के सामने हर वक्त अपने सर पर पल्लू रखती थी और चेहरे पर घूंघट कर लिया करती थी। वो उसके सामने कभी नहीं जाती थी। उसकी जेठानी को वो अपनी सास की ही तरह इज्जत करती थी। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत अच्छा रिश्ता था, वो उसे सास समान समझती थी। जेठ को वो अपने ससुर के समान दर्जा दे रही थी और इसी तरह वक्त गुजर रहा था। राजेश अपनी पत्नी को लेकर 8 दिन के लिए हनीमून पर घूमने चला जाता है और 8 दिन के बाद दोनों पति पत्नी घूमकर आते हैं। बहुत ही दोनों खुश होते हैं और 1 महीना कैसे गुजर जाता है राजेश को कुछ पता ही नहीं चलता है कि अपनी पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ कैसे वो 1 महीने का जो टाइम था वो गुजर जाता है। आखिरी रात जिस दिन सुबह को उसको अब वापस जॉब पर जाना था तो उसने अपने दुल्हन से यानी कि नीलम से कहा कि सुबह मुझे अब जॉब पर जाना है और 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे
जाने के बाद मेरे भैया और भाभी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ या किसी तरह की कोई टेंशन मत देना। वो तुम्हारे जो है जेठ और जेठानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सास ससुर के समान है, तुम्हारे माँ बाप की तरह। मेरे भाई ने मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, मुझे एक छोटे ही भाई नहीं बल्कि उन्होंने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है, और इसीलिए मैं अपने भाई को किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। और तुम्हारी तरफ से भी मैं कोई शिकायत ना सुनूंगा। अगर मैंने तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत सुनी तो नीलम फिर ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं तुम्हें बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी फिलहाल जहाँ पर जाऊँ। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तुम्हारे ही साथ अपना समय बिताऊं, भैया के साथ मैं खेती किसानी में हाथ बटाऊं, बस यही करने का मन करा है। तभी नीलम उसके मुंह पर हाथ रख के कहती है कि ये कैसी बातें करे, और आपकी इतनी अच्छी खासी जॉब है, 50,000 रुपए से ऊपर आपके महीने की सैलरी है, कोई भले अच्छी खासी ऐसी जॉब को ठुकराता है? इतना करना कि आप 1 महीने के बजाय 15 दिन में आ जाया करना, और तुम्हारे जाने के बाद मैं भैया भाभी का पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रखूंगी, और कोई भी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। अब राजेश जो था वो अपनी पत्नी की तरफ से उसे पूरा जो था सहयोग मिल गया था, पूरा उसे उम्मीद मिल गई थी कि वो उसके भैया भाभी का उसी तरह से ख्याल रखेंगे। बहरहाल सुबह होती है, वो रात जो थी वो उनके बीच में बहुत ही प्यार मोहब्बत से गुजरती है। सुबह होती है और शादी के 1 महीना के बाद, यानी कि पहली दफा शादी के बाद वो अब जॉब पर जा रहा था। पत्नी नीलम उसे नम आंखों से जो है उसकी विदाई करती है, उसे अलविदा कहता है राजेश, और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। अब जाने के बाद इधर दिनेश नीलम को देख करके उसकी आंखों में शैतान उतर जा रहा था। उसने जब से नीलम को देखा था, उसके रूप और उसके सौंदर्य को और उसकी खूबसूरती पर वो बिल्कुल मर मिटा था। लेकिन उसके भाई की वो पत्नी थी, वो उसके छोटे भाई की पत्नी थी। ना तो उसे इस वजह से मौका मिल रहा था बात करने का, और वो उसे डर भी था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि राजेश जो था वो हर वक्त अपनी पत्नी के ही पीछे उस वक्त लगा रहा था। मन में उसके गलत विचार नीलम के तरफ थे, और वो उसी वक्त ऐसा सोच लिया था जब उसने उसी वक्त अपने भाई के लिए उसे पसंद किया था। शादी भी हो चुकी थी और नीलम जो थी वो अब दुल्हन बन करके उसके घर में भी आ चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी मौका के इंतजार था। लेकिन वो मौका मिल ही नहीं रहा था। उसे मौके का इंतजार था कि कब उसका छोटा भाई बीवी का पीछा छोड़े और फिर उसके साथ वो हाथ साफ करे। अब उसको वो मौका मिल गया था। अब उसके सामने जो सबसे बड़ी दीवार थी वो उसकी खुद की पत्नी थी और उसके बच्चे थे। उसने देखा कि एक ही घर में रहते हैं। अब नीलम से जाहिर सी बात है कि कोई बातचीत तो उसकी थी नहीं, अचानक से वो उसे कैसे एक्सेप्ट करेगी। इसीलिए वो डरता था कि कहीं कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। पहले तो उसने अपने भाई के जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी यानी कि नीलम को उसका दिल जीतना चाहा। बाजार से कभी उसके लिए कुछ खाने को ला दे देता, कभी कुछ और सामान ले आ देता, और कभी उसके साथ वो बात करने की कोशिश करता, और कभी उसके साथ वो हंसी मजाक भी करने की कोशिश करता था। नीलम उसको यही समझती थी कि वो उनके पति के जाने के बाद अब तो बड़े भैया जो है वो भी यही है, और जेठ भी, बड़े भैया भी यही है, जेठ भी है और ससुर भी यही है। इसीलिए उसका ख्याल वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए नीलम भी इस बात को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही थी। जब कई दिनों तक उसे रिस्पांस नहीं मिलता है नीलम की तरफ से, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि नीलम तो उसे कोई रिस्पांस दे ही नहीं रही, उसे नीलम की तरफ से कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा था, वो उसके इशारे को समझ ही नहीं पा रही थी। अब वो ये सोचकर बहुत परेशान था। वो तो उसको कैसे भी करके हासिल करना चाहता था। अब उसका जो शैतानी दिमाग था जो उसके अंदर पनप रहा था वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसे वो उकसा रहा था उसके साथ गलत काम करने के लिए। अब इधर दिनेश सोचता है कि उसकी घरवाली के रहते हुए भला वो कैसे नीलम के साथ वो सब करेगा और कैसे उसके साथ समय गुजारेगा। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने बच्चों को और अपने घरवालों को ये उसके मायके यानी कि नानी के यहाँ भेजने का फैसला किया। बच्चों के सामने अगर नानी के यहाँ जाने का नाम ले दो तो छोटे बच्चे जो है वो काफी खुश हो जाते हैं और जिद करने लगते हैं कि हमें तो नानी के यहाँ जाना ही है। और बस दिनेश ने भी वही पासा फेंका था और बच्चों को नानी के यहाँ जाने की जिद लगा दी। अब बच्चे अपनी माँ मंजू से जिद करने लगे कि चलो नानी के यहाँ चलते, 1-2 दिन के लिए छुट्टी भी है वैसे भी हमारे स्कूल की। मंजू अपने पति से कहने लगी कि बच्ची जिद कर रहे हैं नाना नानी के यहाँ जाने के लिए, तो अब आप क्या कहते हैं। तो दिनेश कहता है कि भाई इसमें मुझे क्या एतराज होता है, तुम अगर जाना चाहती हो तो जाओ, 4-5 दिन के घूम के आओ और शौक से घूम कर आओ। मेरा ख्याल रखने के लिए पैसे वैसे भी तो बहू है ही, नीलम है ही, वो मुझे खाना पानी तो दे ही दे रही है और मुझे इसे कोई दिक्कत भी नहीं है। क्योंकि उसकी पत्नी मंजू को भी उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके मन में क्या चल रहा है उसने कभी इस चीज को जाहिर ही नहीं होने दिया था, इसलिए वो ये जो बिल्कुल नहीं सोचती और वो उसे छोड़ करके चली जाती है और नीलम से कहती है कि नीलम मैं 2-4 दिन के लिए बच्चों को अपने नाना नानी है के लिए जा रही हूँ, तुम अपने बड़े भैया का अच्छे से ख्याल रखना। वो कहती है, जो नीलम होती है वो कहती है कि ठीक है दीदी। वो नीलम से अगर मंजू कुछ कहती थी तो वो बड़े भैया ही कहकर बात करते थे, वो उसे ऐसे ही कहते थे कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे लिए ये लेकर के आए हैं, वो लाने गए हैं। और इसी तरह की बात जो है मंजू नीलम से अक्सर उसके अपने पति के बारे में कहती थी। ठीक है, वो कहती है कि दीदी आप चले जाइए। नीलम के भी मन में कोई ऐसी शंका नहीं था, कोई ऐसी जाहिर नहीं हुआ था, उसे नहीं पता था कि वो उसके प्रति गलत ख्याल रखता है। बहरहाल जो भी था, मंजू अपने मायके चली जाती है और रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। जैसा वो दिनेश चाहता था अब वैसा ही उसे मौका मिल गया था। पत्नी के जाने के बाद अब जब रात होती है, रात के 1 बजे का समय होता
होता है, उसने पहले दारू पी, उसने पहले खूब अपने आप को नशे में धुत कर लिया। जब शराब का नशा उस पर चढ़ने लगा और फिर उसने अपना जब शराब ने नशा ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो रात के अब 1 बजे उसने नीलम के दरवाजे को खटखटाना शुरू किया और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी आस पड़ोस के जो लोग थे वो नींद के आगोश में सोए हुए थे, पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। गुप्त अंधेरा जो था वो घर में छाया हुआ था, बस हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी घर में हो रही थी। अब क्या होता है कि दिनेश अपने चारपाई अपने कमरे से निकलता है और सीधे नीलम के दरवाजे पर जाकर के खटखट करना शुरू कर देता है। नीलम हड़बड़ा कर, गहरी नींद में वो उस वक्त सो रही थी, वो हड़बड़ा कर उठी है और उसने सोचा कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। उसने जब अंदर से पूछा कि बाहर कौन है, कौन बाहर दरवाजा खटखा रहा है, तो अब उसका जेठ जो दिनेश है वो कहता है कि बहू दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है सर में। अब वो बेचारी करती भी तो क्या करती, जाहिर सी बात है वो जब जेठ ऐसा कहता है तो उसका भी दिल में तकलीफ पहुंचती है कि भैया के सर में ऐसा दर्द सर क्यों हो रहा है, तो वो दरवाजा खोल देती है। वो कहती है कि क्या हुआ भैया, तो वो कहने लगा कि मेरे सर में दर्द है, तो वो उसे पानी लाने के लिए कहता है। बहरहाल वो जाकर उसी की चारपाई पर जाकर बैठ जाता है, पलंग पर बैठा, तब नीलम ने पानी ला करके दिया। अब जब पानी ला करके उसने दिया तो अब उसने दिखाने के लिए झूठ मूठ का दवाई भी खा लिया और वह गिलास एक तरफ रख दिया और नीलम के हाथ पकड़ करके अपने बराबर में बैठा लिया। नीलम को ये चीजें कुछ अटपटी लगी कि उसका जेठ उसका हाथ क्यों पकड़ा है। उसने अपने चेहरे पर उस वक्त पल्लू कर रखा था, क्योंकि वो उसके सामने पल्लू पर ही रहती थी, वो चेहरा छुपा कर ही रखती थी, वो उससे काफी ज्यादा पर्दा करती थी। शर्म हया जो था ये वो सब कुछ ख्याल रखती थी। और आज भी जो है वो नीलम वैसे ही उसके सामने थी, बिल्कुल भी अपने जेठ के सामने वो इस तरह से बाकायदा इज्जत के साथ खड़ी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जेठ जो है वो क्या करने के लिए इस वक्त आया है और फिर वो उसके साथ क्या करने वाला है। खैर उसने हाथ पकड़ के जब नीलम को बैठाया तो उसे कुछ अटपटा सा लगा। कहने लगी कि जेठ जी आप मेरा हाथ क्यों पकड़े, आप मुझे अपने पास क्यों बैठा रहे। तो कहने लगा कि नीलम मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दवा तो इतनी जल्दी असर नहीं करेगी, तो तुम ही मेरा सर दबा दो। नीलम बड़ी हैरान परेशान थी कि क्या करे क्या ना करे। बहरहाल अब दिनेश जो था वो उसी के बेड पर उसी के पलंग पर पीछे मतलब जो पीछे होकर के लेट जाता है, कहता है कि मेरा सिर दबा। अब बेचारी नीलम करती भी तो क्या करती, घर में कोई और था भी नहीं कि वो किसी को आवाज दे सकती, तो उसने मजबूरी में उसका सर दबाना शुरू कर दिया। जब वो उसका सर दबाने लगी तो अब दिनेश के अंदर जो शैतान था वो पूरी तरह से जवान हो चुका था। अब वो बाहर निकलने के लिए उतावला हो रहा था। दिनेश के पूरे शरीर में नीलम के हाथ लगते ही सरसरी सी दौड़ने लगी थी, उसके पूरे शरीर में मानो करंट सा दौड़ रहा था। अब उसने एकदम से उसे अपने गले लगा लिया और फिर उसको बेड पर वो ले जाकर के पटक देता है। नीलम अचानक अपने ऊपर हुए इस हमले से वो बिल्कुल अनजान थी, बिल्कुल बेखबर थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो जिस जेठ को बाप की तरह, ससुर की तरह मानती है, बड़े भाई की तरह मानती है, उसके मन में ऐसा कुछ चल भी सकता है। नीलम उससे कहती है कि जेठ जी आप ये क्या कर, बहुत गलत कर है, मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, आपको शर्म नहीं आती है सब कुछ करते हुए, मेरे साथ इस तरह की हरकत करते हुए। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, छोटे भाई की पत्नी हो तो क्या हुआ, तुम्हें पता है ना कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरी शादी को 10-12 साल हो चुके, 2 बच्चे भी हो चुके, लेकिन कभी दिल से मैंने अपनी पत्नी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, जब मैं तुम्हें देखने गया था, और तभी मेरा दिल तुम पर आ गया था। अब तुम्हें घर में आने के लिए मैं तो जाहिर सी बात है, मुझसे तो तुम्हारे घर वाले शादी के लिए रिश्ता करते नहीं, अपने भाई के लिए ही मैं तुम्हें लेकर के आया, लेकिन असली हक तो मेरा ही तुम पर है, मेरा तुम पर दिल आ गया था, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और ज्यादा तुम परेशान मत हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। नीलम उससे छूटने की कोशिश करती है, वो कहती है कि आप कैसी वाहियात और गंदी बातें कर रहे हो, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ, आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन वो छोड़ता नहीं है। उसने कहा था कि बस थोड़ी ही देर की बात है, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो और फिर तो तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें खुद ही मजा आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा पति तो वैसे भी यहाँ नहीं रहता, महीने में आएगा 1-2 दिन के लिए। तो अगर तुम मेरे साथ मुझे एक्सेप्ट कर लोगी और मेरे साथ तुम वक्त गुजारने लगोगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और फिर मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरा करूंगी। मैं अपने भाई के पीछे हर छोटी बड़ी चीज, जरूरत, तुम्हारी जो कुछ भी जरूरत है मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। देखने में लोगों के लिए तो हम एक जेठ और बहू की तरह ही रहेंगे, लेकिन तुम मेरा बस रात का थोड़ा सा साथ दे दिया करो, बस मुश्किल से आधे घंटे की बात है। तब वो कहती है, ये बातें सुनकर वो बहुत अजीब उसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई शीशा पिघला करके उसके कानों में डाल रहा था। वो अपने कानों पर हाथ रख रही थी, उसे छूटने की कोशिश कर रही थी कि मुझे छोड़िए, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, मैं कभी भी इस काम को नहीं करूंगी। उसने देखा कि अब वो मानने वाली नहीं है, उसने बहुत उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और फिर उसके कपड़े खींचने लगता है, उसके साड़ी को खींचने लगता है। वो बेचारी उस वक्त किसको बुलाती, किसको पुकारती, वो बिल्कुल ही बेबस थी, वो बस लाचार थी और बस वो इसी तरह से अपने जेठ के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। और उस रात उसका जेठ उसके साथ अपनी मनमानी कर लेता है। वो तो मनमानी करके अपनी उसके साथ निकल चुका था, लेकिन सुबह तक नीलम अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाए हुए और लगातार वो रोए जा रही थी। लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी, सुबह होती है,
तो और सुबह होती है तो कुछ उसका मन हल्का होता है, थोड़ा आराम होता है तो वो घर के काम में लग जाती है। वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थी कि उसका पति उसका इतना ज्यादा प्यार करता है, अपने भाई को वो इतना ज्यादा मानता है, उसे अपने बाप का दर्जा देता है। अगर मैं उसके भाई से यानी कि अपने पति से उसके भाई की अगर करतूत बताऊं तो फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी, अपनी जेठानी से भी बताऊं तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। ये सोच करके वो जमाने के और समाज की रुसवाई बेइज्जती सोच करके वो सारी बातें जो है वो इस बात को दबा देती है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और चुप और खामोश हो जाती है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो खामोश रहे, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। उसी दिन उस बात का बवंडर उसे फैला देना चाहिए था, उसे पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बल्कि वो तो अपने पति और जेठानी तक को नहीं बताती है और अपने पति का ख्याल करते हुए चुप हो गई। और उसकी गलती की यही सजा मिली कि अब जो दिनेश था उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जब उसने देखा कि उसकी बहू नीलम ने किसी से कुछ भी नहीं कहा तो अब उसका हौसला और भी बढ़ गया। वो अगली रात को फिर उसके पास जाता है और फिर भी जो थी नीलम फिर उसके होश उड़ जाते हैं कि अब उसका जेठ जो था वो रोज ही उसके पास आने लगा था। अब रोज रात को वो नीलम के साथ जो सब कुछ करता और पूरी पूरी रात उसके साथ बिताता जब तक उसकी पत्नी आती है। लगभग एक हफ्ते के बाद उसकी पत्नी लौट करके आती है और एक हफ्ते तक वो नीलम को हर रात उसके साथ सब कुछ करता रहा और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। नीलम उसकी इस हरकत से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, इतनी ज्यादा तंग आ चुकी थी कि बस उसने एक खौफनाक प्लान बना लिया था। और प्लान ये बनाया कि वो अपने जेठ को इस दुनिया से अलविदा कहवा देगी, अपनी इस बेइज्जती का वो बदला लेगी और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये भी उसने फिर दोबारा गलत ही फैसला लिया, लेकिन ये नीलम की सोच थी। उसने खाने में एक दिन शाम को जहर जैसा कुछ मिला दिया और वो खाना वो बहुत ही प्यार से अपने जेठ को मुस्कुराते हुए दिया। उसके जेठ ने सोचा कि अब नीलम शायद उसकी तरफ खींच रही है और वो उसे एक्सेप्ट कर रही है। वो खाना जो है वो खा लेता है और खास करके उस खाने में इतना ही ये मिलाया था जितना कि वो उसके लिए तैयार करके खाना लाई थी और फिर वो उसको खाना खिला देती है। रात को खाना खाने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर जाकर लेटा तो 10-15 मिनट के बाद उस पॉइजन ने अपना असर करना शुरू कर दिया। अब वो बिस्तर पर लेटा हुआ तड़प रहा था, उसको एकदम से बेचैनी हो गई थी। अब उसकी पत्नी उसकी इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और नीलम के पास आकर कहती है कि नीलम देखो तुम्हारे जेठ को क्या हो गया, जरा डॉक्टर को फोन करो, उसको बुलाओ। वो दुनिया भर की बातें कह रही थी नीलम से, लेकिन नीलम कहती है जी जी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई तब नीलम अपनी जेठानी से कहती है कि भाभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसे जाने दीजिए, ये इसी के लायक है। वो बहुत परेशान होती है कि नीलम तुम ये क्या करी हो अपने जेठ के बारे में। तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है भाभी, तुम्हारे जाने के बाद जब तुम मायके चली गई थी तो एक हफ्ते के बाद जब तुम लौट के आए तो एक हफ्ते तक इस आदमी ने मुझे हर रात शराब पी करके मेरे साथ गलत करता था, ये मेरे साथ जबरदस्ती करता था। मैं इसे इज्जत की दुहाई देती थी, इसे मना करती थी कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन इसे मेरे ऊपर कोई तरस नहीं आता है। एक बार नहीं बल्कि एक एक रात में इसने कई कई बार मेरे साथ गलत की और पूरी तरह से मेरी आत्मा को इसने छलनी कर दिया था। मैं पूरी तरह से इसे उब चुकी थी और आज इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। अब ये बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए थे कि नीलम ये क्या कर रही है उसके बारे में। बहरहाल वो तड़प तड़प कर जो है इस दुनिया से अलविदा कह देता है। अब जाहिर सी बात है कि मामला तो पुलिस तक पहुंचना ही था। अब क्योंकि इसकी इस हालत में ये पहुंच गया था, अब जो उसकी जेठानी मंजू होती है उसने ये बात छुपाई भी नहीं, बल्कि उसने नीलम के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि तुमने मेरे ही पति पर डोरे डाले होंगे, क्योंकि मेरा पति ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान था। इसीलिए वो पुलिस में खबर कर देती है और नीलम इस तरह से गिरफ्तार हो जाती है और उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। जब उसके पति यानी राजेश को पता चलता है कि उसके भाई को नीलम ने ही मार डाला है तब और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वो अगले दिन भागा भागाता है और आकर के नीलम से मिलता है। नीलम उसे सारी बात बता देती है। उसको नीलम की बात पर यकीन हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ऐसा कर भी दिया था तो कम से कम तुम मुझे तो एक बार बताती, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के चला जाता, मैं यहाँ से आता ही नहीं, फिर वापस मैं इस घर में लौटा नहीं और हम लोग कहीं दूर चले जाते, जहां मैं नौकरी कर रहा हूँ मैं तुम्हें वहीं रख लेता। कम से कम तुम्हें एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। इस तरह से जो तुमने कर दिया ये तो बहुत गलत कर दिया। अब सोचो तुम्हारा इसके बाद क्या होगा, तुम अब जेल के सलाखों के पीछे चलेगी, तुम तो पूरी तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं क्या करूंगा, मैं किसके सहारे अब जीऊंगा, ना भाई रहा ना मेरी पत्नी रही, अब मेरा क्या होगा। बहरहाल अब कुछ हो नहीं सकता था। नीलम को उसके बाद में अदालत में पेश किया जाता है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी किसी के साथ कोई घटना इस तरह से घट भी जाती है तो वो खामोशी, जो समाज का डर, दुनिया का डर और इज्जत और बेइज्जती का डर, ये सब कुछ सोच करके जो खामोश रह जाते हैं तो उनको फिर और भी ज्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है और भी ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। इसीलिए अगर कोई इसी तरह की घटना हो भी जाती है तो सबसे पहले आप घर वालों को उसमें इन्फॉर्म कीजिए और पुलिस का सहारा लीजिए, ताकि उस शैतान को उसके किए की सजा कानूनन तरीके से मिले। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब उन दोस्तों के नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो सबसे पहला नाम है राम किशोर जी, कानपुर यूपी से।
जयपाल त्यागी जी बिजनौर से, तेजिंदर पाल जी संगरूर पंजाब से, फारम सिंह साहब जी बिजनौर से, चरण सिंह जी पंजाब से, चनन राम जी गुड़गांव से, प्रेम गुप्ता जी मोतिहारी से और करण थापा जी कानपुर से। बाकी भी और सारे दोस्तों के नाम है। दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगी। तब फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।